So good afternoon, everyone. Now, the last of the times we were talking about the chapter scope of income tax. And in this chapter scope of income tax, we have already studied, we have already come across the residence rule. We have come across the receipt rule. And now the rule which is left out is the source rule. Now, source rule says that if the income is accrued in India or deemed to accrue or arise in India, then it would be taxable in India. If it is accrued in India or deemed to accrue or arise in India, then it is taxable in India. अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में बताया है कब इंडिया की टेरिटरी में इनकम अक्रू होगी. अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम दिए हैं और ये बतलाया गया है व्हेन द इनकम अक्रूज द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लाइक सैलरी इनकम इंडिया में कब अक्रू होती है, तो हमने ये पढ़ा सैलरी इज अक्रूड इन इंडिया इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया. फर्दर, salary paid by the government of India to a citizen of India shall be accrued in India even if the services are rendered outside India. And then अगला हेड ऑफ इनकम हमने पढ़ा डिविडेंड. तो डिविडेंड कब अक्रू होता है, उसका रूल है इफ द डिविडेंड इज पेड बाय इंडियन कंपनी इट इज अक्रूड इन इंडिया. फिर उसके बाद हमने पढ़ा गिफ्ट. गिफ्ट बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया it shall accrue in India. Right? Gift by a resident to a non-resident outside India, that shall also accrue in India. And then we had other income. Other income shall be accrued in India if the asset, property or the source is situated in India. ये अपन पढ़ चुके हैं चार हेड्स ऑफ इनकम. अब आज अपने को पढ़ना है आगे और हेड्स ऑफ इनकम. So the next head of income is capital gain. The question precisely is when the capital gains is accrued in India. And then we will go to the business income and interest royalty fees for technical services when they are accrued in India. As a matter of fact, capital gain वाला हेड पहले अपन जल्दी से पढ़ते हैं. और हमें ये जरूर से पता है, ऑलरेडी पता है कि इनकम की टैक्सेबिलिटी के तीन पैरामीटर्स होते हैं. तीनों में से किसी भी पैरामीटर में अगर हम फिट हो गए तो इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. ये हमको पता है. रेसिडेंस या रिसिट या सोर्स रूल में किसी भी पैरामीटर में अगर हम फिट हो गए तो इनकम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया. दैट इज व्हाट वी नो. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द हेड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन. The question is when the capital gain is accrued in India. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम है, इसको समझो. अभी क्या होता है कि जितने भी मल्टीनेशनल्स होते हैं वो इंडिया में बहुत सारे असेट्स एक्वायर करते हैं, बाद में उनको बेचते हैं. तो जब असेट्स को बेचा जाता है, फिक्स्ड असेट्स को बेचा जाता है, तो फिक्स्ड असेट्स को बेचने का प्रॉफिट लोग उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं. कैपिटल गेन्स पर इनकम टैक्स लगता है. वैसे तो इनकम टैक्स कैपिटल रिसिट्स पर नहीं लगता है, पर अगर फिक्स्ड असेट्स को बेचा जाता है तो फिक्स्ड असेट्स को बेचने वाला जो प्रॉफिट है कैपिटल गेन्स, उसके ऊपर हमको कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स लगता है. तो अब यहाँ पर ये बतलाया गया है कैपिटल गेन कब इंडिया के स्कोप में आएगा. When the scope of income tax of India covers capital. दो rules हैं. Rule one is very simple. Rule one is if the asset or the capital asset, you can say, if the capital asset is situated in India, capital gains is accrued in India. तो capital asset अगर इंडिया में situated है तो capital gains would be accrued in India. वो कल वाला जैसा अपना एक एग्जाम्पल था, आपको याद होगा, रेंट का था, वो अदर इनकम का था. पर वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ भी आ सकता है कि एक व्यक्ति है क्यूत्रोची जो रशिया का है,
और उसने एक हसन अली खान को असेट किराए पर दिया था। कल का एग्जाम्पल था कि उन्होंने असेट किराए पर दिया था और रेंटल इनकम। अब हम ये कह सकते हैं कि क्यूतरोची ने हसन अली खान को अगर वो असेट बेच दिया होता, इंडिया में सिचुएटेड एक मकान है, वो बेच दिया होता, तो बेचकर जो क्यूतरोची को कैपिटल गेन हुआ है, whether that capital gain would have accrued in India? The answer is yes, because the capital asset is situated in India. अदर इनकम का भी वही प्रोविजन है, अदर इनकम का भी वही प्रोविजन है जो कैपिटल गेन का है. If the asset is situated in India, the other income is accrued in India. And if the asset is situated in India, the capital gain is accrued in India. So capital gain और other income का same provision है. There is no change you can think of it, which is very simple. You have to see where the asset is situated. If the asset is situated in India, the income is accrued in India. तो ये हो गया एक पॉइंट तो अपना हो गया, रूल 1 हो गया. और रूल 1 अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट है. रूल 2 भी एक है, वो मैं आपको बतला देता हूँ. रूल 2 को पढ़ो, समझो, और एग्जाम के लिए उसको ज्यादा ध्यान मत, तो भूल जाओ, ऐसा मैं कहूँ. क्योंकि पढ़ लो समझ लो वो अपनी जगह है, पर उसको एग्जाम पर्पसेस के लिए आप भूल जाओ. दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. रियल लाइफ में हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ स्पेसिफिक केसेस में बड़े बड़े उस पर लिटिगेशंस होते हैं, झगड़े होते हैं, कुछ टैक्स प्लानिंग भी की गई उसके बारे में. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अपने आप में वो एक सब्जेक्ट है. जैसा मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो अपन बातें कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने आप में एक सब्जेक्ट है. राइट. स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में हर बात में बहुत डिटेलिंग है, उतना डिटेलिंग अपने में सी इंटर में नहीं है, सी ए फाइनल में भी नहीं आएगी उतना डिटेलिंग. बट यस, देयर विल बी सम एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू आर स्टडिंग राइट नाउ. तो अभी देखो रूल 2 को समझो. और उससे संबंधित एक बड़ा लिटिगेशन हुआ था, आई डोंट नो कुछ लोगों ने सुना होगा उसके बारे में. वोडाफोन का एक बड़ा इनकम टैक्स का डिस्प्यूट हो गया. 20,000 करोड़ का डिस्प्यूट, 12,000 करोड़ का था, फिर वो इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया 20,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा टैक्स लिटिगेशन था. वो लिटिगेशन क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो सारी कहानी रूल 1 और रूल 2 से संबंधित है. अभी आज से कुछ साल पहले रूल 1 ही होता था जो अपन ने पढ़ा, दैट इफ द असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया. यही रूल था. फिर बाद में रूल 2 आया, तो रूल 2 इवॉल्व कैसे हुआ वो पूरी थ्योरी में आपको बता. समझो उस थ्योरी को, सिर्फ समझना है अपने को, और समझ के एग्जाम पर्पसेस के लिए उसको ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, बिकॉज इट हैज़ नो रेलेवेंस फॉर एग्जाम. बट हाँ, कोर्स में दिया हुआ है तो अपने को उसको पढ़ तो ज़रूर लेना चाहिए, एक बार उसका आइडिया होना चाहिए. और बाद में भी उसका रेफरेंस आता है 2-3 बार अपने सिलेबस में. वंस इट फॉर ऑल अपन उसको अभी पढ़ के खत्म. Rule 1 says if the asset is situated in India, capital gain is accrued. Now, asset can be land, it can be building, can be furniture, plant, machinery. We know assets बहुत हो सकते हैं. It can be tangible asset, can be intangible asset, know-how, copyright, patent. Now, this asset can also shares. किसी कंपनी के शेयर्स भी एक असेट है. हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बाद में उसको बेच दिया. अभी सारा झगड़ा शेयर से संबंधित. मल्टीनेशनल्स अक्सर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंडियन कंपनी में किसी शेयर्स वगैरह में करते हैं. दे डू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. तो शेयर्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसके बारे में ये बात है. अब सवाल ये है कि शेयर्स के केस में कैपिटल गेन कब अक्रूड इन इंडिया. शेयर्स के केस कैपिटल गेन कब अक्रूड इन इंडिया. तो बहुत सिंपल आंसर ये हो सकता है, इफ द असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया. तो शेयर्स के केस में असेट क्या होगा. शेयर्स के केस में असेट कहाँ सिचुएटेड है या क्या होगा, वो कैसे टेस्ट करेंगे. तो उसका जवाब सेटल्ड है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. जवाब ये है कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं तो दे आर सिचुएटेड इन इंडिया, बिकॉज शेयर्स इज अ राइट. यू हैव अ राइट इन द कंपनी. बाय वर्च्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आपको उस कंपनी में राइट मिलता है. आपको डिविडेंड का राइट रहता है,
आपको मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है, तो शेयर्स के कारण आपको राइट रहता है। एंड देयरफॉर अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं तो दी शेयर्स आर सिचुएटेड इन एंड कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचता है तो उसको कैपिटल गेन अक्रूड इन इंडिया होगा। कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचता है तो उसको कैपिटल गेन अक्रूड इन इंडिया नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और टैक्स में जो सिंपल बात होती है वो सिंपल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पैसा बहुत सारा इन्वॉल्व होता है। तो अभी क्या हुआ कि एक कंपनी थी और वो कंपनी का नाम था हच टेलीकम्युनिकेशंस। हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड एक यूके की कंपनी थी, नॉन रेसिडेंट थी, वॉज अ नॉन रेसिडेंट कंपनी। एंड वी नो नॉन रेसिडेंट केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, विच इज अक्रूड इन इंडिया। अब क्या हुआ कि हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यूके, दे वांटेड टू डू टेलीकॉम बिजनेस इन इंडिया। टेलीकॉम बिजनेस, मोबाइल सर्विसेज जैसे एयरटेल, रिलायंस, जियो, वैसे वो आज से 15 साल पहले दे वांटेड टू सेट अप अ मोबाइल सर्विस इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज सेटअप किया। हच की टेलीकॉम सर्विस, आपको अभी पता हो, पहले हच का भी नेटवर्क था, ही हैड दी सर्विसेज ऑफ हच ऑल्सो। तो उस समय की बात है कि हच की टेलीकॉम सर्विसेज होती थी। एंड अब हच इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस कैसे करे, दैट वाज अ क्वेश्चन विच वाज देयर। का बहुत सिंपल आंसर ये था कि हच इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस करने, इंडिया में एक सब्सिडरी बना ले। इंडिया में उनको बिजनेस करना है, इंडिया में एक कंपनी बना ले, वो कंपनी इंडिया में बिजनेस कर लेगी। प्रैक्टिकली दे डू इट लाइक दैट। तो उन्होंने कंपनी बनाई, हच एसआर लिमिटेड इंडिया। इंडिया में एक कंपनी है एसआर, एसआर ग्रुप है इंडिया में। तो वो एसआर ग्रुप के साथ हच का टाई अप हो गया। टाई अप करके उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसमें हच की होल्डिंग उनको 67% रखनी थी। थर्ड पार्टनरशिप हच की थी, 1/3 पार्टनरशिप एसआर की थी, और उनको ये बिजनेस करना था। अब टैक्स प्लानिंग चालू हुई। टैक्स प्लानिंग ये चालू हुई कि हच अभी इंडिया में इन्वेस्ट तो कर रहा है, पर कभी ना कभी भविष्य में हच इंडिया से बाहर जाएगा। दे विल सेल द इंडियन इन्वेस्टमेंट, कभी ना कभी तो करेंगे ही अपन, या करना पड़ा तो। प्लानिंग तो ये है कि अगर ऐसा करना पड़ा तो अगर हच टेलीकॉम लिमिटेड यूके, अगर यूके की ये कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचेगी तो कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया। जब भी बेचेंगे, अभी तो पता नहीं, जब भी हम मान लो अगर हमने यूके की कंपनी के शेयर्स बेचे तो कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया, बिकॉज इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे जाएंगे। HEL इज एन इंडियन कंपनी। तो अभी क्या करें, प्लानिंग करते समय जब कंपनी बना रहे हैं तो क्या प्लानिंग करें जिससे टैक्स बच जाए। तो किसी ने बहुत सिंपल प्लानिंग बताई कि सर अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया। ऐसा करो, फॉरेन कंपनी के शेयर बेच दो तो कैपिटल गेन वुड नॉट बी अक्रूड इन इंडिया। पर फॉरेन कंपनी के शेयर कहां से आ गए, हम तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में बिजनेस करेंगे, तो फॉरेन कंपनी के शेयर कैसे बेच दें। तो उन्होंने समझाया कि बहुत ही सिंपल बात है, देखो ऐसा करो कि हच टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यूके एक सब्सिडरी बनाओ, एक टैक्स हेवन। दुनिया में कई देश होते हैं जहां टैक्स नहीं लगता, तो वहां एक सब्सिडरी बनाओ। ब्रिटिश के आइलैंड्स हैं, ब्रिटिश इंटरनेशनल आइलैंड्स, इसमें एक आइलैंड का नाम है केमेन आइलैंड्स। इट इज इन द यूरोप, दे हैव ब्रिटिश इंटरनेशनल आइलैंड्स, केमेन आइलैंड्स। तो केमेन आइलैंड्स में एक कंपनी बनाओ, उस कंपनी का नाम भी उन्होंने रख दिया CGP केमेन आइलैंड। ये कंपनी उन्होंने बनाई, विच इज 100% सब्सिडरी ऑफ हच टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अभी इंडिया कहां से आ गया इसमें, तो उन्होंने कहा आप CGP में इन्वेस्ट करो, और CGP क्या करेगा, यहां से पैसा आएगा उनके पास शेयर कैपिटल फ्रॉम HTL UK, एंड दिस मनी विल बी इन्वेस्टेड इन HEL इंडिया। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे इंडिया में, उसकी जगह आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बीच में एक
एंटिटी क्रिएट कर दो और ये एंटिटी रखो सीजीपी केमन आइलैंड्स, कोई भी टैक्स हेवन में कंपनी अपन ने बना दी। इस कंपनी का काम यही है कि इनको पैसा मिलेगा यूके की कंपनी से और ये इन्वेस्ट कर देंगे इंडिया की कंपनी। इनके पास कुछ और असेट्स नहीं है, इनका खुद का कुछ अपनी वैल्यू नहीं है, इनकी पूरी वैल्यू डेराइव होती है सिर्फ इंडियन कंपनी से। इनको पैसा मिला यूके से और इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में, और ये करके पेपर पे अपन ने कंपनी बना दी। और हमने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, फाउंडेशन में पढ़ा होगा या अभी भी पढ़ रहे होगे आप। कंपनी लॉ में आपको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कंपनी, तो हमने कहा साहब कंपनी इज एन एंटिटी, अलग बन गई वो। अब कुछ समय बाद सच में जब हच ग्रुप ने अपनी इंडियन बिजनेस को बंद करना चाहते, दे वांटेड टू क्लोज द इंडियन बिजनेस, तो उन्होंने क्या किया, एक बायर उनको मिला, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग नीदरलैंड। इसको उन्होंने क्या किया, सीजीपी के शेयर्स बेच, हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड के पास थे सीजीपी के शेयर्स, तो हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ने सीजीपी के शेयर्स बेच दिए। हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यूके, उसने वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग को सीजीपी केमन आइलैंड्स के शेयर बेचे। थिंक अबाउट दिस ट्रांजैक्शन, एक फॉरेन कंपनी विच इज हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड ने दूसरी फॉरेन कंपनी विच इज वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग को तीसरी फॉरेन कंपनी सीजीपी केमन आइलैंड्स के शेयर बेचे। अल्टीमेटली इंडियन बिजनेस बेच अल्टीमेटली, पर अपन अल्टीमेटली या कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे नहीं चले, उसका इफेक्ट क्या हुआ ये नहीं देखें, अपन तो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन को देखें। ऑन पेपर क्या हुआ, ऑन पेपर ट्रांजैक्शन हुआ कि हच टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यूके, एक फॉरेन कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी को तीसरी फॉरेन कंपनी के शेयर बेचे, और उन्होंने कहा इंडिया में कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज व्हाट वी हैव सोल्ड इज शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एंड बिकॉज we have sold the shares of a foreign company, capital gain is not accrued in India. सोर्स रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल, रेसिडेंस रूल पे वैसे ही टैक्सेबल नहीं है कि वो तो यूके की कंपनी है तो रेसिडेंट है ही नहीं, तो ना सोर्स रूल पे टैक्सेबल है ना रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल, और रिसिट भी इंडिया के बाहर कर लेंगे तो अपने हाथ में, तो रिसिट रूल पे भी ये टैक्सेबल नहीं। 90,000 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ, का टैक्स बना 12,000 करोड़, और हच ग्रुप ये सब बेचकर चला गया। अब उनको इनकम टैक्स वालों को लगा इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ और हमको इनकम टैक्स मिला, हमको तो कुछ नहीं मिला, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो बकवास है, ये तो गलत बात है। उनका कहना था नहीं, ये सब आपने ट्रांजैक्शन फर्जी किया है, आपने अल्टीमेटली इंडियन बिजनेस में, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, और आपने टैक्स की चोरी की है। ये सब तो पेपर पे आपने बना दिया कि वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल एंड सी द रियल ट्रांजैक्शन। आई डोंट नो, अभी कंपनी लॉ पढ़ रहे हो क्या आप? चालू कर दिया लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, पढ़ लिया लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल, वहां थ्योरी पढ़ा, यहाँ उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल वाली थ्योरी पे वो चले गए, और उन्होंने कहा वी विल लिफ्ट द वेल एंड सी द रियल ट्रांजैक्शन। द रियल ट्रांजैक्शन इज सीजीपी एक बकवास एंटिटी है, ये सिर्फ एक बोगस कंपनी है, पेपर कंपनी है, कागज पे आपने बनाया जस्ट टू अवॉइड द टैक्स। द रियल ट्रांजैक्शन इज HTL हैज सोल्ड द शेयर्स ऑफ HEL। रियल ट्रांजैक्शन तो यही है कि HTL ने HEL के शेयर बेचे, इंडियन कंपनी के शेयर बेचे। टैक्स बचाने के लिए आपने एक शेल कंपनी बना ली, शेल कंपनी बना ली, कभी सुना आपने ये शब्द? तो आपने एक शेल कंपनी बनाकर ये सब प्लानिंग कर लिया। हम नहीं मानते, शेल को हटा के देखो, what is inside the shell is the real transaction, and the real transaction is you have sold the shares of Indian। the matter actually traveled to सुप्रीम कोर्ट में गया, काफी डिटेल्ड उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुए, महीने भर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लंबा 250-300 पेज का जजमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ये ट्रांजैक्शन में टैक्स की चोरी नहीं, असेसी ने जेन्युइन
टैक्स प्लानिंग की। अगर आप टैक्स की चोरी करते तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके रियल ट्रांजैक्शन दे। तो यहाँ पर तो एसएससी ने टैक्स प्लानिंग की। उनको पता था कि इंडियन इनकम टैक्स में फॉरेन कंपनी के शेयर्स पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। देवर अवेयर, उनने कानून को समझा, समझ के अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन किया ताकि उनका टैक्स बच जाए। पूरी क्या है, सच में उन्होंने एक कंपनी बनाई और सच में उसी के शेयर्स बेचे। भले ही वो अपनी वैल्यू किसी से भी डेराइव करते हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। The real transaction was they have sold the shares of a foreign company। और अगर उससे इंडिया में टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगता है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कानून के अंतर्गत अगर टैक्स नहीं लगता है तो नहीं लगता है। अगर आपका कानूनी डिफेक्टिव है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो अभी ये हो गया सुप्रीम कोर्ट में, वोडाफोन ग्रुप वॉन, दे वॉन द केस एंड अल्टीमेटली ये हो गया कि अभी टैक्स नहीं लगेगा। वोडाफोन इसलिए जीत गया क्योंकि ये केस एक्चुअली मतलब वोडाफोन क्यों था, हज क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन आ सकता है। हज वाले तो असेट्स बेच के चले गए थे। और का इनकम टैक्स वालों का कहना था कि वोडाफोन की जिम्मेदारी थी कि वो हज का टीडीएस काटे। टीडीएस शब्द अपने को सिर्फ नाम पता है, फुल फॉर्म पता है, पर है ना टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। पर वो टीडीएस का एंगल से उन्होंने इसको पूरे को कैच किया। अपन उसको टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या थी। बट एनीवेज, उनका कहना था कि साहब वोडाफोन को टीडीएस काटना था हज का। एंड वोडाफोन का कहना है हम कैसे काटते साहब, इंडिया में वो टैक्सेबल ही नहीं है, बिकॉज उनकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है जब, तो हम क्यों टीडीएस काटेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, हज इज नॉट लायबल फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया बिकॉज व्हाट दे हैव सोल्ड इज शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अब सुप्रीम कोर्ट में दो लोग गए, एक टैक्स पेयर और एक टैक्स कलेक्टर, असेसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर, हमेशा याद रखना, अगर असेसी जीत गया तो उनको बुरा लग जाता है इनकम टैक्स वालों, और इनकम टैक्स वालों को बुरा लग जाता है तो वो क्या करते हैं, कानून ही बदल देते हैं। अगर इनकम टैक्स वाले जीत गए तो जीत गए, वो तो यही कह रहे थे। और अगर इनकम टैक्स वाले हार गए तो वो कानून बदल देते हैं, उनके पास ऐसा पावर है, मैजिकल पावर, वो जो लिखते हैं वही कानून हो जाता है। तो उनको बुरा लगता है तो वो कानून बदल देते हैं। और उनको जब ज्यादा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगा, अभी हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया, तो क्या करेंगे, तो कानून को रिट्रोस्पेक्टिवली बदल दो, पहले से बदल दो। वोडाफोन के केस में उनको बहुत बुरा, बहुत ज्यादा, 90,000 करोड़ एकदम आंख के नीचे से निकल गए और हाथ भी नहीं लगा पाए। अपन सोच के बैठे थे कि 20,000 करोड़ मिल जाएंगे, उससे ये बोनस पेंशन बांट देंगे, पार्लियामेंट में ये कर लेंगे, और वो मिला ही नहीं पैसा, वो हाथ भी नहीं आ पाया। बहुत बुरा लगा, ईगो हर्ट हो गया। कानून ही बदल दो, रिट्रोस्पेक्टिवली कानून बदल दो। तो उन्होंने 1961 से कानून बदल, जब से इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स 1961 में आया अपना, तो 1961 से कानून बदल। लोगों का कहना है कि साहब 1961 से क्यों बदला, क्योंकि अभी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो 1991 के बाद ही चालू हुए, तो 1961 से क्यों बदला। मैंने कहा बस बदल दिया, बहुत गुस्सा आया था, तो 61 याद आया, 61 से बदल दिया। ये मत पूछो क्यों बदला, बदल दिया, खत्म बात। अब they amended the law from 1961 and brought this rule 2. The rule 2 is in front of you. This rule 2 says, that if you transfer shares of a foreign company, which derive its value from shares of Indian company, then the capital gain would be deemed to accrue or arise in India. तो वोडाफोन वाले केस में जो हुआ वो यही तो हुआ है। What Hutch did was they transferred the shares of foreign company. उन्होंने ट्रांसफर किए सीजीपी के शेयर, पर सीजीपी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। सीजीपी डेराइव्स इट्स वैल्यू
फ्रॉम हच एसआर लिमिटेड। तो अगर आप एक फॉरेन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो विच डेराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इंडिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा दैट द कैपिटल गेन इज इन इंडिया। तो यहां पर उन्होंने सीजीपी के शेयर्स बेचे, पर क्योंकि सीजीपी अपनी वैल्यू डेराइव करती है फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो कैपिटल गेन इन द गिवन केस वुड बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन, एंड ऐसे ट्रांजेक्शन्स में अब कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में लगेगा। दैट इज व्हाट इज रूल 2। इसको हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोविजन, इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन रादर, राइट? इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन। Okay, you can write it here, indirect transfer। कई बार क्या होता है कि वो अखबारों में ऐसे शब्द आते, गवर्नमेंट हैज फर्दर अमेंडेड इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन। सो व्हाट आर इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजंस? डायरेक्ट ट्रांसफर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर ये है जो अपने सामने है। अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचते हो विच डेराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो ऐसा माना जाएगा कैपिटल गेन इज इन इंडिया, राइट? दैट इज द प्रपोजिशन विच इज देयर। यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं कि हमने फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचे, तब हम कहेंगे दैट दे डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम इंडियन। अब मान लो अपने पास फॉरेन कंपनी का एक शेयर है और हमने एक शेयर बेचा, और उस फॉरेन कंपनी के पास भी कोई इंडियन कंपनी का एक शेयर है, तो क्या फॉरेन कंपनी अपनी वैल्यू डेराइव करती है उस एक शेयर से? ऑब्वियसली नॉट। तो व्हाट इज द टेस्ट टू डिसाइड दैट व्हेन द फॉरेन कंपनी डेराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इंडियन कंपनी? का मैंने कहा वो सब्जेक्ट है, बहुत सारे रूल्स हैं, उसकी बहुत सारी बातें हैं, वो अपने को नहीं पढ़ना है। फॉरेन कंपनी व्हेन दे डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम इंडियन कंपनी, सब अपने को नहीं पढ़ना है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज, अगर गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में फॉरेन कंपनी डेराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इंडियन कंपनी, कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया। दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साहब वोडाफोन का अल्टीमेटली क्या हुआ? आपने कहा सर लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया था, क्योंकि लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया था तो ये ट्रांजैक्शन भी टैक्सेबल हो गया था विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्या हुआ इसका? सच में टैक्स लगा क्या? लिटिगेशन चला काफी समय तक, बाद में बहुत सारी बातें और हो गई, पॉलिटिक्स भी हो गई इस पे काफी सारी, सरकार भी बदल गई इसके कारण। 2014 में जो इलेक्शंस हुए, वन ऑफ द मेजर कंट्रोवर्सी एट दैट टाइम वाज द रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। दिस रिट्रोस्पेक्टिव, जब ये अमेंडमेंट आया था तो एफआईआईज काफी नाराज हो गए। उनका कहना था हम आपके है जो कानून है उस कानून को पढ़कर समझकर टैक्स प्लानिंग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत जाते हैं आपके यहाँ की, विच इज द एपेक्स हाईएस्ट बॉडी। अब वहां से जीतने के बाद आप लॉ को ऐसे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंड कर देते हो, तो आपके देश में कानून बहुत ही अनसर्टन, बहुत ही अनसर्टनिटी है, एंड यू कैन गो टू एनी लेवल फॉर टैक्स। तो ये बहुत गलत है। तो हम इंडिया जो कि एक अनसर्टन कंट्री है, वहां इन्वेस्ट नहीं, यहाँ से इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट बाहर कर दें। कि जैसा वोडाफोन का केस था, ऐसे हजारों मल्टीनेशनल्स के केसेस ऐसे ही हैं कि सबके इनडायरेक्ट ट्रांसफर किए हुए थे। दे हैड अ कंपनी इन मॉरिशस और केमन आइलैंड्स, इसके जरिए वो इंडिया में आते थे। इसको अक्सर वो नाम देते थे मॉरिशस रूट से आए हैं या केमन आइलैंड्स के रूट से आए, इंडिया डायरेक्ट नहीं आए, वी हैव कम फ्रॉम द मॉरिशस। तो ऐसा वो लोग करते थे और उनका कहना था हम तो करके टैक्स बचा लेंगे, इसमें ये प्लानिंग हमने कर ली। अब आप अपने लॉ को रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करके ऐसा कर रहे हो, तो ये तो गलत है, अनफेयर है, ये इज अनफेयर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से चला गया बाद में, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी सारा जाने लगा तो एम्प्लॉयमेंट का इशू आ गया, a lot of unemployment was the issue then। so that somewhere people say कि इस कारण से because of this judgment 2014 elections, this was a game changer for that elections, right? this judgment and the amendment which was there। बाद में गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अब आगे से हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जनरली नहीं करेंगे, हावेवर कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांस होगा तो बात अलग है, इन जनरल वी विल नॉट डू दी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड
एंड वोडाफोन का केस अभी भी चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता रहता है उसमें, बट एज सच द प्रिंसिपल नाउ इज कि अभी वो ज़्यादा प्रेशराइज कोई भी नहीं करता है, बिकॉज दी राइट पोलिटिसाइजेशन लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड इन इट। तो अभी ये अपनी जगह है। अल्टीमेटली आज की बात अपने को करनी है, अपने को वोडाफोन अपना क्लाइंट नहीं है, तो अपने को उसकी बात नहीं करनी है, अपने को बात करनी है आज की। आज के समय अल्टीमेटली अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, राइट? अगर कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स बेचता है विच डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम इंडियन कंपनी, देन द कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया। दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। ये हो गया रूल 1 एंड रूल 2। इसमें कोई क्वेरी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म हुई, आपका कहना है कोई फॉरेन फर्म है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वो क्या एक ही कंपनी के शेयर से अपनी वैल्यू डेराइव करती है? मेरे ख्याल से तो नहीं करती है। जनरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज जनरली, पर अगर हाँ एक ही कंपनी से अपनी वैल्यू डेराइव करती है, यू आर इनटू दिस प्रोविजन। यू हैव टू टेस्ट दिस प्रोविजन इन द गिवन केस एंड कंसीडरिंग अ लॉट ऑफ फर्दर प्रोविजंस विच आर देयर, जो अपन ने पढ़े नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि कब हम कहेंगे कि वो कंपनी अपनी वैल्यू इंडियन कंपनी से डेराइव करती, वो क्वेश्चन है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, कानून में है उसका जवाब। तो वो सब आप पढ़ो कि कब इंडियन कंपनी से वैल्यू डेराइव करती, वो सबसे शायद आपको टेक्निकली अगर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो सही आंसर मिल पाए। यस, सॉरी, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना चाहते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज नो नीड टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। सुप्रीम कोर्ट सेड इट ना कि व्हाई शुड यू लिफ्ट इट, बिकॉज जो ट्रांजैक्शन है वही हुआ है। कॉर्पोरेट वेल तब लिफ्ट होगा जब टैक्स की चोरी है। यहाँ पे तो उन्होंने कानून के दायरे में रहकर टैक्स प्लानिंग की। सुप्रीम कोर्ट सेड कॉर्पोरेट वेल कैन नॉट बी लिफ्टेड। अ कंपनी हैज एन ईगो, ego is that it is a separate legal entity and that ego cannot be lifted in routine cases. This is what Supreme Court said. A company has an alter ego, that is it is a separate legal entity and you cannot lift that ego anytime. Like you can lift it if it is for evasion. ये टैक्स की प्लानिंग है कानून के दायरे में रहकर की। कोर्ट ने 13वीं शताब्दी से कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट डिस्कस किया। 800 साल से कॉर्पोरेट वेल और उसका डिस्कशन 250-300 पेज का जजमेंट है। दैट इज व्हाट आई सेड। आप चाहो तो जजमेंट पढ़ो, यू विल फाइंड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट केम आउट इन द कंपनी लॉ एंड व्हेन इट शुड बी लिफ्टेड इन द रियल। तो आपको पढ़ना चाहिए, आपके लिए है वो, मतलब कोर्स में तो कुछ भी नहीं है ये सब। बाकी आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ो, ढूंढो, यू विल फाइंड एवरीथिंग ऑनलाइन। कॉर्पोरेट वेल वाज नॉट लिफ्टेड अल्टीमेटली इन दैट केस। सर कैपिटल लॉस होगा तब भी यही होगा क्या? तब भी हम कहेंगे कैपिटल गेन वुड बी अक्रूड इन इंडिया। यस, इनकम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, द रूल्स आर द सेम। सो यहाँ पर जैसे अभी वोडाफोन को उन्होंने शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाया, तो हम कह रहे हैं कैपिटल गेन वुड अक्रू इन इंडिया। पर वोडाफोन को शेयर्स बेच के लॉस होता तो भी हम कहेंगे कैपिटल लॉस वुड अक्रू इन इंडिया, और वो लॉस का बेनिफिट हमको मिलेगा। राइट, द प्रोविजंस आर सेम वेदर यू हैव पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम एवरी टाइम। राइट, दैट्स इट। चलो अब आगे चलते हैं। लेट अस गो टू रूल 2। लेट अस गो टू रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट रॉयल्टी fees for technical services. Capital gain when it is accrued in India. Capital gain is accrued in India if the capital asset is situated in India, and capital gain is accrued in India if the assessee has sold shares of foreign company which derive their value from Indian assets, Indian company. अब देखो दो हेड्स ऑफ इनकम ही बचे हैं अपने, पहले एक ही था। 2012 में वोडाफोन का केस आया, तब तक रूल 1 ही था। फिर रूल 2 लाए वो 2012 में, और रूल 2 जो लाए वो
अमेंडमेंट, वो रिट्रोस्पेक्टिव हो या प्रोस्पेक्टिव 2021 में है, अपने पे तो ये लागू होता ही है, इसलिए अपने को रिट्रोस्पेक्टिविटी वाला टेंशन ज़्यादा नहीं है। अपना फोकस है कि हाँ ऐसा रूल है, अब ये प्लानिंग नहीं चलेगी, दैट्स इट। अब जो है वो दो ही हेड्स ऑफ इनकम बचे हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर इंपॉर्टेंट हेड्स ऑफ इनकम। जब मल्टीनेशनल में इन्वेस्टमेंट, तब वो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है, बहुत ही बड़ा एक डिस्कशन। इसके ऊपर कई कानून लगते हैं, जैसे फेमा, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट असेट, ठीक है, आपको पता, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रादर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो एक्ट लगता है, जो आपको सीए फाइनल में है, यू विल स्टडी दैट। तो फेमा लगता है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, और भी कई सारे कानून लगते हैं, फेरा नहीं लगता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट खत्म हो चुका है, उसी का रिप्लेसमेंट आया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अर्लियर देयर वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सही कह रहा हूं ना? तो अभी क्या हुआ कि जब कोई मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक क्लू देता हूं, आइडिया देता हूं, बिकॉज जो भी बातें हैं ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत एक्सट्रीमली बड़ी बातें हैं, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बड़े फिगर्स होते हैं, अरबों में, थाउजेंड्स करोड़ ऐसे फिगर्स होते हैं कम से कम। तो उसको समझो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू डेवलप दी दैट एंटायर साइंस ऑफ दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टैक्सेशन। सीए फाइनल में तो अलग से इसका 100 नंबर का सब्जेक्ट भी है, 30 मार्क्स का और एडिशनल सब्जेक्ट है, 130 मार्क्स का एक लंबा चौड़ा इसका डिस्कशन है। ओनली द इनकम टैक्स on this entire transaction, international taxation subject which is there, बहुत ही बड़ा, बहुत ही टेक्निकल बात है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बात को क्रक्स में आपको समझाने की, बात समझाने। अब देखो क्या होता है कि जब मल्टीनेशनल्स इंडिया में आते हैं, तो सबसे पहले उनके ऊपर कानून लगता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देखो शब्द बता रहा हूं जो आप सुन चुके होंगे, पक्की बात है आप सुन चुके। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक कानून है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में प्रमोट करता है। पुराना कानून था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, दैट वाज टू स्टॉप द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हम बहुत त्रस्त थे, 200 साल तक गुलाम बने थे सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण। तो वी एक्चुअली, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, our thought process was very different. We were a closed economy, but ultimately we could understand कि closed economy survive नहीं कर पाएगी, so we encouraged foreign investment, but in a regulated way. Law is about managing the foreign investment. अब क्या होता है कि कोई भी मल्टीनेशनल इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो एज ए जनरल रूल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती, ऐसा फेमा में दिया। वो पढ़ोगे आप फाइनल में, पर एक प्रीव्यू दे रहा हूं। आरबीआई से परमिशन लेना कुछ बिजनेस में उन्होंने एग्जम्प्ट किया। उन्होंने कहा है कि वैसे तो आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो यू हैव टू टेक द परमिशन आरबीआई, बट इन सम बिजनेस यू आर एग्जम्प्ट, डिड नॉट टेक द परमिशन फ्रॉम आरबीआई। उसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक रूट, दैट इज विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, जिसको आप लोग पॉपुलरली कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली यू कैन इन्वेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। तो अपन कई बार सुनते हैं कि इस साल डिफेंस में उन्होंने 26% एफडीआई अलाउ कर दिया। तो मान लो कोई डिफेंस की कंपनी बनेगी, तो उसमें 26% फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी देयर। रियल एस्टेट में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, तो फॉरेन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन अ रियल एस्टेट बिजनेस, in a company which is doing real estate business, and they can hold 100% shares, that is 100% investment. तो इस तरीके से ऑटोमेटिक रूट एफडीआई रूट होता है, जहां पर आपको परमिशन नहीं लेनी। और दूसरा होता है वेयर यू हैव टू ऑब्टेन परमिशन ऑफ आरबीआई, राइट, दैट इज दी, you can say, general principle that if you have to invest in India, you have to take RBI permission.
अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात भी समझो, जब मल्टीनेशनल्स इंडिया में आते हैं तो उनका बिजनेस करने के दो मॉडल्स होते हैं। दो में से एक मॉडल वो फॉलो करते हैं। एक मॉडल होता है जहां पर वो इंडिया में खुद बिजनेस नहीं करते, वो इंडिया में कोलेबरेशन करते। फॉरेन कोलेबरेशन होता है, सुना होगा आपने। आज से 30 साल 40 साल पहले मारुति और सुजुकी का फॉरेन कोलेबरेशन हुआ था, एंड देयरफॉर राइट वी गॉट दीज ऑल कार्स अक्रॉस इंडिया। तो मारुति सुजुकी का जो कोलेबरेशन हुआ था, उसमें ये हुआ कि जब फॉरेन कोलेबरेशन होता है तो सुजुकी, जो कि एक जापानीज कंपनी, वो डायरेक्टली इंडिया में बिजनेस नहीं कर कि वो क्या कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी मारुति को दे रही है। दे हैव द टेक्नोलॉजी फॉर डिजाइनिंग ऑफ इंजन, डिजाइनिंग ऑफ कार्स, वो टेक्नोलॉजी दे, या फिर वो अपना ब्रांड नेम दे रहे हैं सुजुकी, ब्रांड नेम जिसके लिए उनको पैसा मिलता है रॉयल्टी, या फिर वो इन्वेस्टमेंट कर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके लिए उनको मिलता है ब्याज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी कोलेबरेशन कर रहे हैं किसी के साथ, जहां पर हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारा पार्टनर बिजनेस करेगा, पर उसको नेसेसरी रिसोर्स हम दे रहे हैं। वो रिसोर्स टेक्नोलॉजी हो सकता है, वो रिसोर्स ब्रांड नेम हो सकता है, वो रिसोर्स पैसा हो सकता है। हम उसको रिसोर्स दे रहे हैं, बिजनेस वो करें। So that is one model of doing business. Many foreign investments, most of the foreign investments are फॉरेन कंपनी है मैकडोनल्ड्स, इंडिया में उनने कोलेबरेशन कर, जिसमें अपनी टेक्नोलॉजी, बर्गर बनाने का उनका जो फॉर्मूला है वो इंडिया की एक कंपनी को, और वो या ब्रांड नेम उन्होंने दे दिया मैकडोनल्ड्स का, और वो पूरे इंडिया में उसको बेच रहे हैं। से इंडियन एंटिटी को जो भी इनकम होती है, इंडियन एंटिटी उस फॉरेन एंटिटी को पे करता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फॉर यूज ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, या रॉयल्टी, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो ब्याज पे करता है। दैट इज हाउ इट हैपेंस। यू गो ऑन एंड ऑन, लॉन्ग लिस्ट। जनरली ऑटोमोबाइल में इसी तरह का मॉडल चलता है, क्योंकि हीरो और होंडा का टाई अप था, तो होंडा मोटर्स जापान ने अभी क्या किया, हीरो मोटर्स को अपना टेक्नोलॉजी दे दिया, या हीरो मोटर्स को अपना ब्रांड नेम दे दिया, जिसके जरिए हीरो मोटर्स को मैन्युफैक्चर ऑफ टू व्हीलर्स इन इंडिया, एंड अल्टीमेटली हीरो मोटर्स विल पे व्हाट, दे विल पे रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। अब पेटीएम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, what does it mean? That foreign company has done an investment in India, they have given money in India, loan in India, और उसके लिए हम उनको ब्याज पे करें। तो जनरली आप कह सकते मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन बिजनेस इज थ्रू अ कोलैबोरेशन इन, दे डू कोलैबोरेशन इन इंडिया, जिसके लिए उनको मिलता है, अगर लोन दिया है तो ब्याज, अगर अगर ब्रांड नेम दिया है तो रॉयल्टी, और अगर टेक्नोलॉजी दी है तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, एफटीएस लिखा है, वो है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एक हेड ऑफ इनकम ये आपके साथ, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल। मैं आपको बताऊंगा सुजुकी को, मैकडोनल्ड्स को, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स, यू कैन क्रिएट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इट, उनको कब इंडिया में इनकम, राइट, बाय वे ऑफ फॉरेन कोलेबोरेशन। एक दूसरा मॉडल इंडिया में होता है, दूसरा मॉडल होता है दैट दे डू द बिजनेस डायरेक्टली, दे डोंट डू अ कोलेबोरेशन, तो खुद बिजनेस करते। मर्सिडीज का कहना है हम किसी से कोलेबोरेशन नहीं करते, तो भरोसा नहीं है लोगों पे, लोग हमारी टेक्नोलॉजी चोरी कर सकते, राइट, हमारी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या ब्रांड नेम चोरी कर सकते, तो इसलिए हम कभी भी कोलेबोरेशन नहीं करते, हम खुद अपना बिजनेस करते। अगर मर्सिडीज को इंडिया में कार्स बेच, तो हम खुद अपनी ब्रांच सेटअप करेंगे, खुद अपना ऑफिस सेटअप करेंगे। अगर हमको अपनी फैक्ट्री लगानी होगी तो हम खुद सेटअप करेंगे, कोलेबोरेशन में नहीं लगाएंगे फैक्ट्री। दैट इज, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। सम मल्टीनेशनल themselves, they don't do the collaboration, और अगर वो इंडिया में खुद बिजनेस करते हैं अपनी ब्रांच फैक्ट्री वगैरह लगाकर, तो फिर उनको इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल हो, उसका अगला हेड है बिजनेस इनकम। yourself do the income, yourself do the business in India, when the income is accrued in, see that two heads are left, one is
अगर आप कोलेब्रेशन करके इनकम कमाते हो, हमारा एसएससी इंडियन एंटिटी नहीं है, वो तो रेसिडेंट है। हमारा एसएससी फॉरेन एंटिटी है। फॉरेन एंटिटी को इनकम जो होगी वो कब इंडिया में टैक्सेबल होगी? अगर वो खुद बिजनेस करते हैं तो, अगर वो टाई अप करते हैं, ठीक है, कोलेब्रेशन करते हैं। तो अब पहले मैं बात करता हूं, अभी पहली बात आती है, अगर वो इंडिया में कोलेब्रेशन, तो उनको इनकम होगी इंटरेस्ट। अगर लोन देते हैं, पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट, ब्रांड नेम देते हैं तो रॉयल्टी, और अगर टेक्नोलॉजी देते हैं तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। एक्ट में इनके 3 अलग अलग रूल, पर मैं इनको एक साथ पढ़ा क्योंकि दोनों का रूल एक ही है। अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट कब अक्रू होगा, ये एक अलग हेडिंग मिलेगा। रॉयल्टी कब अक्रू होगा, ये एक अलग हेडिंग मिलेगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कब अक्रू होगा, ये अलग हेडिंग मिलेगा। तीनों को मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि तीनों के केस में रूल सेम है। एक साथ पढ़ो या अलग अलग पढ़ो, बात एक ही। अब देखो, रूल समझना, सुनना, समझना और फिर उसको एग्जाम्पल में अप्लाई करके, थिंग्स आर वेरी बिग, स्केलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। थिंक अबाउट इट, यू कैन जस्ट इमेजिन, जैसे मेडिसिन में ही अपन बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ कंपनी ऑक्सफोर्ड, राइट, दे हैव गिवन देयर टेक्नोलॉजी, द फॉर्मूला फॉर मेडिसिन टू एन इंडियन एंटिटी, right, and the Indian entity is manufacturing that medicines, right, that vaccines. So what is earned by the company which is Oxford is earning fees for technical services out of it, because हमने अपना टेक्नोलॉजी दिया आपको, हमने फॉर्मूला दिया दवाई का, उसकी जो इनकम है वो अक्रूड इन इंडिया है कि नहीं, ये अपन बातें कर, वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट। अब देखो, समझो, रूल ये कहता है, इफ interest, royalty, fees for technical services is paid by government, it is always accrued in India. ये पहला पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इफ इट इज पेड बाय गवर्नमेंट, इज ऑलवेज accrued in इंडिया। समझना, हमारा असेसी जो है वो पेयर नहीं है। पेड बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट पे कर रही, खर्चा है गवर्नमेंट का। हमारा असेसी हमेशा वो होता है जो इनकम कमाता है। इनकम टैक्स में हु इज अवर असेसी? जो इनकम कमाता है, पेई, इसको इनकम हो रही। पेई कौन है? नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है। पेई तो कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो है तो कहानी खत्म, इज टैक्सेबल इन इंडिया। तो हमारे एग्जाम्पल में जो पेई है, शायद वो नॉन रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको इंटरेस्ट की इनकम हुई, रॉयल्टी की इनकम हुई, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की हुई फ्रॉम गवर्नमेंट, दिस इनकम इज ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया। दैट इज रूल 1। फिर सेकंड, इफ इट इज पेड बाय अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, if interest, royalty, fee for technical services, if it is paid by a resident of India, जैसे हमारा पेई तो है नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नाउ इफ इट इज पेड बाय अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन जनरली द इनकम वुड बी अक्रूड इन इंडिया। जो नॉन रेसिडेंट को इनकम हुई है, जनरली इट वुड बी अक्रूड इन। हावेवर, अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंडिया के बाहर यूज किया, देन इट वुड नॉट बी इन इंडिया। मतलब रूल ऐसा है दैट अगर रेसिडेंट ने इसे इंडिया में यूज किया, इट वुड बी अक्रूड इन इंडिया। रेसिडेंट ने इसे इंडिया के बाहर यूज किया, तो इट वुड नॉट बी अक्रूड इन इंडिया। रूल ये है ना, समझ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं नहीं समझ आएगा जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं लूं। दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड। अभी तो रूल सुनो बस, ठीक है। रूल 1, इफ इट इज पेड बाय गवर्नमेंट, इट इज ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल 2, इफ इट इज पेड बाय रेसिडेंट, जनरली इट इज अक्रूड इन इंडिया। हावेवर, अगर रेसिडेंट ने इसे इंडिया के बाहर यूज किया है, इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया। एंड इफ इट इज पेड बाय नॉन रेसिडेंट,
if it is paid by non-resident. Generally, it is not accrued in India. Generally, it is not accrued in India. However, अगर उसने इंडिया में यूज किया है तो इट इज अक्रूड इन इंडिया. तो रूल एक्चुअली सेम है. आप देखो, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का रूल सेम है. अगर उसने इंडिया में यूज किया तो अक्रूड है, अगर उसने इंडिया में नहीं यूज किया तो अक्रूड इन इंडिया नहीं है. सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं तो सिंपल इक्वेशन वुड बी लाइक दैट. पेड बाय गवर्नमेंट, पेयर अगर गवर्नमेंट है, कहानी खत्म, इज ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया. पर पेयर अगर अदर है, अदर देन गवर्नमेंट, तो हमें ये देखना पड़ेगा whether it is used in India or not. If it is used in India, it is accrued in India. If it is used outside India, it is not accrued in India. The keyword here is whether it is used in India. That is the. ये रूल देख के कोई दूसरा रूल ही नहीं याद आता है. ये रूल देखकर कोई दूसरा रूल याद आना चाहिए. ये रूल देखकर ऐसा ही कोई सैलरी, सैलरी, सैलरी का रूल है पेड बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वहां पे थोड़ा सा और राइडर है, पेड बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय सिटीजन ऑफ, ऑलवेज अक्रू. अदर केसेस वी हैव टू सी वेदर दिस आर रेंट. If the services are rendered in India, accrued in India. If the services are rendered outside India, is not accrued in India. Same rule है. सैलरी और इसका सेम रूल है, बस एक वर्ड का अंतर. सैलरी में वर्ड था सैलरी इज अक्रूड इन इंडिया इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया. और यहां का वर्ड है interest royalty fees for technical services accrued in India if it is used in India. इस अंतर को मैं समझाऊंगा, इस अंतर को समझाऊंगा. तो ऊपर भी बड़ा केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का 100 पेज का, और बाद में अमेंडमेंट भी आ गया रिट्रोस्पेक्टिव. गवर्नमेंट को बुरा लगता है बहुत बार, जरा से में बुरा लग जाता, हार गए अच्छा नहीं लगता, एंड दे चेंज द लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली. तो अभी वो बताऊंगा. पहले ये जो कहानी है इसको समझो. ये है क्या, मतलब रूल क्या है. पहले मैंने इसको 3 पार्ट्स में बताया. पेड बाय गवर्नमेंट ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, पेड बाय रेसिडेंट जनरली अक्रूड इन इंडिया. हाउएवर इफ रेसिडेंट इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया, not accrued in India. Paid by non-resident generally not accrued in India. However, if he has used it in India, it is accrued in India. बोल तो दिया, पर समझ कैसे आएगा. एग्जाम्पल. तो अब एग्जाम्पल समझो. लेट अस डेमोन्स्ट्रेट इट. वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया. अब जब वर्ल्ड बैंक लोन देती है तो बड़े बड़े फिगर्स होते हैं. तो लेट अस से उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया. वर्ल्ड बैंक इज अ नॉन रेसिडेंट. वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया 1 लाख करोड़, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक को 3000 करोड़ रुपए का ब्याज दे. यहां पर अब अपना अमाउंट है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज द अमाउंट, 3000 करोड़ का ब्याज. अब वर्ल्ड बैंक को 3000 करोड़ का ब्याज मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आवर एसएससी इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आवर एसएससी इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक को ये जो 3000 करोड़ के ब्याज की हुई, वेदर दिस इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया, ऑलवेज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ का लोन. ये 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया में यूज करती है. अब क्या वर्ल्ड बैंक की इनकम अक्रूड इन इंडिया है?
यस, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 1 लाख करोड़ को इंडिया के बाहर यूज करती है। अभी भी क्या वर्ल्ड बैंक की इनकम अक्रूड इन इंडिया है? यस, ऑलवेज अक्रूड इन इंडिया। द मोमेंट यू से इट इज पेड बाय गवर्नमेंट, कहानी खत्म, इज ऑलवेज, दैट इज द रूल। गवर्नमेंट उस पैसे का क्या कर रही है कोई मतलब नहीं। अपना एग्जांपल इंटरेस्ट का है, आगे ऐसे ही एग्जांपल रॉयल्टी का लूंगा, ऐसे ही एग्जांपल फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का भी लिया जा सकता है। ये है एग्जांपल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट। सेकंड एग्जांपल से बैंक ऑफ सिंगापुर ने टाटा मोटर्स इंडिया लिमिटेड को लोन दिया। बैंक ऑफ सिंगापुर ने टाटा मोटर्स इंडिया लिमिटेड लोन दिया। टाटा मोटर्स इंडिया लिमिटेड इज अ रेसिडेंट, बैंक ऑफ सिंगापुर इज अ नॉन रेसिडेंट। लोन दिया वही मान लो 1 लाख करोड़, फिगर के डिस्प्यूट में अपन नहीं जाएंगे, वही रखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 लाख करोड़ का लोन दिया बैंक ऑफ सिंगापुर ने, टाटा मोटर्स इज पेइंग इंटरेस्ट 3,000 करोड़। अपना झगड़ा ये है, अपना असेसी कौन है, टाटा मोटर्स या बैंक ऑफ सिंगापुर? अपना असेसी कौन है? बैंक ऑफ सिंगापुर। जो पैसा देता है वो असेसी नहीं होता है, खर्चा करने वाला असेसी नहीं होता है, अपना असेसी होता है पैसा कमाने वाला, बैंक ऑफ सिंगापुर। बैंक ऑफ सिंगापुर को ब्याज की, क्या ये ब्याज की इनकम 3,000 करोड़ की ब्याज की इनकम क्या अक्रूड इन इंडिया है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर इज जनरली यस, जनरली यस। ये 3,000 करोड़ बैंक ऑफ सिंगापुर को अक्रूड इन इंडिया है। अब अपने को अगर टेक्निकली समझना है उसको, that people are putting that in a very practical way. However, हमें ये देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स ने जो 1 लाख करोड़ रुपए लिए थे, उसका टाटा मोटर्स ने क्या किया। अगर टाटा मोटर्स ने ये 1 लाख करोड़ रुपए इंडिया में यूज किए तो बैंक ऑफ सिंगापुर की इनकम पक्के में अक्रूड इन इंडिया है। पर अगर टाटा मोटर्स ने ये 3,000 करोड़, ये 1 लाख करोड़ इंडिया में नहीं यूज किए थे, टाटा मोटर्स ने ये 1 लाख करोड़ रुपए जर्मनी में यूज किए और वहां पे प्लांट डाला, अब क्या बैंक ऑफ सिंगापुर की इनकम अक्रूड इन इंडिया है? नो, वी हैव टू सी वेयर दिस मनी इज। अपने एग्जांपल में 1 लाख करोड़ रुपए अगर इंडिया में यूज होते, बैंक ऑफ सिंगापुर की इनकम अक्रूड इन इंडिया, नहीं यूज होते, बैंक ऑफ सिंगापुर की इनकम इज नॉट अक्रूड इन इंडिया। और याद रखना ये सोर्स रूल है, इसके अलावा रिसिट रूल भी होता है। इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया यू नो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। रेसिडेंस रूल तो है ही नहीं ना, ये नॉन रेसिडेंट है मेरे एग्जांपल में बैंक ऑफ सिंगापुर। अब अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल से टेक दिस एग्जांपल, रॉयल आरजीटी बैंक जर्मनी ने कंपस बैंक यूएस को लोन दिया। रॉयल आरजीटी बैंक जर्मनी ने कंपस बैंक यूएस को लोन दिया, 1 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसके ऊपर कंपस बैंक ने रॉयल आरजीटी बैंक को 3,000 करोड़ का ब्याज पे। अपन रुपी टर्म्स में बात कर रहे हैं, यू विल से कि ये तो डॉलर टर्म्स में होगा ना ट्रांजैक्शन, वी आर ऑलवेज टॉकिंग राइट नाउ इन रुपी टर्म्स, दैट देयर इज नो कंफ्यूजन टू अस। तो अभी ये 3,000 करोड़ की जो ब्याज की इनकम है उसका क्या होगा? पहले ये मेरा क्वेश्चन है कि अपना असेसी कौन है, रॉयल एलजीटी बैंक या फिर कंपस बैंक? रॉयल आरजीटी बैंक इज अवर असेसी, क्योंकि इसको इनकम हो रही है 3,000 करोड़। अब ये 3,000 करोड़ की इनकम उस नॉन रेसिडेंट को, इज इट अक्रूड इन इंडिया? जनरली नो, क्योंकि इन्हें इनकम हुई है फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट। इन्हें जो इनकम हुई है दैट इज फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट, so they have earned the income from a non-resident, generally is not accrued in India. However, हमें अगर सच में इसका जवाब पता करना है कि ये टैक्सेबल इन इंडिया है या नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा
कंपस बैंक ने इस पैसे का क्या किया? इस 1 लाख करोड़ को कंपस बैंक ने यूएस में ही यूज किया। क्या रॉयल आरजीटी बैंक की इनकम अक्रूड इन इंडिया है? नो। पर कंपस बैंक ने इस पैसे को इंडिया के बाहर इस पैसे को इंडिया में यूज किया। अगर कंपस बैंक ने इस पैसे को इंडिया में यूज किया, इज इट अक्रूड इन इंडिया? यस, इट इज अक्रूड इन इंडिया। दिस इज ऑल एग्जांपल्स व्हिच यू कैन हैव अबाउट इंटरेस्ट। अब अपन एग्जांपल लेते हैं अबाउट से रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। लेट अस ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट कि किस तरीके से ये प्रोपोजिशन होगा। मैं दो मिनट से आपकी क्वेरी पे आता हूँ। तो टेक दिस एग्जांपल से, लेट अस टेक दिस एग्जांपल अबाउट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अभी कोविड-19 डिसीज का कोई वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका करके 2 कंपनीज हैं, उन्होंने मिलके इसको वैक्सीन को डेवलप किया, विच इज अ रियलिटी वी कैन से। अभी ऑक्सफोर्ड इज द ग्रुप which has developed this in UK. Now India desperately wanted that formula, right? कि हमको भी वो फॉर्मूला मिल जाए जिससे वैक्सीन हो एक्सेट्रा। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैसे रियलिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो वैक्सीन नहीं लिया, बट आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फॉर्मूला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फॉर्मूला के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 30,000 करोड़ रुपीस पे किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉयल्टी कह लो, ब्रांड नेम का पैसा दे, या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कह लो, जो भी अपने को ठीक लगे। ठीक है, उन्होंने इस फॉर्मूला के लिए 30,000 करोड़ रुपीस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रॉयल्टी टेक्निकल। नाउ आवर assessee is who? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये 30,000 करोड़ की कम, इज इट अक्रूड इन इंडिया? यस, बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। बिकॉज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, इट इज अक्रूड इन इंडिया। गवर्नमेंट इससे वैक्सीन बना रहा है और ये वैक्सीन बना के इंडिया में यूज किए जाएंगे। इज द इनकम ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अक्रूड इन इंडिया? यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे वैक्सीन बना के इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, दे आर गिविंग इट आउटसाइड इंडिया। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इनकम इज अक्रूड इन इंडिया? यस। whether they use it in India, whether they use it outside India, immaterial. The moment it is paid by government, it is always accrued in India. Now इसी एग्जाम्पल को अगर अपन ऐसा पुटअप करें जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल है ज्यादा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने इस दवाई का फॉर्मूला, उन्होंने ये फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया, विच इज अ प्राइवेट कंपनी। उन्हें ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला से सीरम इंस्टीट्यूट इज मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन्स। नाउ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विच इज अ नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 30,000 करोड़ की रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम हुई फ्रॉम अ रेसिडेंट। दे हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम अ रेसिडेंट। इज इट अक्रूड इन इंडिया? जनरली इट इज अक्रूड इन इंडिया। भारत की सरकार इनसे टैक्स देगी जनरली। हमें अगर सच में इसका आंसर देखना है तो हाउएवर वी शुड सी कि सीरम इंस्टीट्यूट इस फॉर्मूला का क्या करेगा। इफ दे विल यूज दिस फॉर्मूला इन इंडिया, so the income would be accrued in India. If they will use this formula outside India, the income would not be accrued in India. That is the simple mechanism which is there, right? दोनों में यूज किया तो proportionate, that is used वाली चीज मेन है, रेसिडेंट से मतलब नहीं। यही टेस्ट आप देखो, मैंने ऐसे लिख दिया कि रेसिडेंट देखो ही मत ना, गवर्नमेंट पेयर है तो ऑलवेज अक्रूड। अदर केसेस में पेयर कौन है ये देखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर यूज वाली चीज ही इंपॉर्टेंट है।
This is exactly what I wanted you to understand. Exactly this is what I wanted to communicate. अभी देखो, take this example further. नॉन रेसिडेंट वाला भी एक केस ले लेते हैं. हाँ जी, अपन ऐसा करते हैं, देखो, I'll just put the watch. This is the clock. इंडियन क्लॉक भी होगी यहाँ शायद. ये रही इंडियन क्लॉक. तो अभी इंडियन क्लॉक में मुझे ऐसा दिखता है कि 5-6 मिनट बचे हैं 5 मिनट बचे हैं. तो मैं 5 मिनट का टाइमर लगा के केवल 5 मिनट पढ़ाऊंगा, ज्यादा मैं पढ़ाता ही नहीं हूं कभी भी. तो अब 5 मिनट, एंड आई विल स्टार्ट वंस यू अलाउ मी. पढ़ा लूं 5 मिनट, नहीं पढ़ाऊं, एवरीबडी शुड बी सेटिस्फाइड. नहीं पढ़ाऊं 5 मिनट, रुक जाता हूं, आप ब्रेक ले लो, पॉज ले लो, फिर मैं 5 मिनट पढ़ा दूंगा. 5 मिनट तो पढ़ाऊंगा मैं. ठीक है, आप यू डिसाइड. पढ़ा दूं, चलो, डन, स्टार्ट. रुक जाता हूँ. कोई कुछ कहना चाह रहा है वहां पे? नहीं कहना चाह रहा है? नहीं, चलो स्टार्ट. So what I was saying was, let us take this example of a non-resident also. Non-resident के केस में proposition ऐसा था कि say take this example, से अभी अपन कार का example लेते हैं. मान लो टेस्ला मोटर्स, they give their technology, they have a good technology in manufacturing electronic vehicles. So they have a technology of EV, and they give this technology to say the company which is say Mercedes. टेस्ला ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो भी टेक्नोलॉजी है वो मर्सिडीज को दिया. दिस इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, दिस इज अ जर्मनी बेस्ड कंपनी. मर्सिडीज इज पेइंग say 30,000 crores rupees as royalty or fees for technical services for the use of their brand name, for the use of their technology. Mercedes is paying Tesla 30,000. टेस्ला को नॉन रेसिडेंट से रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इनकम हुई. क्या ये रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम अक्रूड इन इंडिया है? रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, जनरली नॉट अक्रूड इन इंडिया. हावेवर हमें ये देखना पड़ेगा मर्सिडीज इस टेक्नोलॉजी को कहां यूज करेगा. इफ मर्सिडीज इज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, is it accrued in India? Yes. If Mercedes is using this technology outside India, is it accrued in India? No. तो टेस्ला अपना असेसी है, उसे ये इनकम अक्रूड इन इंडिया है या नहीं, का फाइनल टेस्ट अपने सामने. एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट. अभी देखो, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल अपने नोट्स में दिए हैं. वो एग्जाम्पल आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो. हाँ, मैं रुक जाता हूं, कुछ लोग ब्रेक चाहते हैं. अपने नोट्स में एग्जाम्पल दिए हैं. पेज नंबर 19 पे आ जाओ. पेज 19 पे आ जाओ. आ गए. यहां पर ये एग्जाम्पल हैं, इनको जरा सॉल्व कर. मैं भी सॉल्व कर दूंगा, आप पहले सॉल्व कर दो. अक्रूड इन इंडिया वाला और टैक्सेबल, दो चीजें लिखनी है आपको. सॉल्व इट. somebody asked ना अपनी क्लास में कि अगर वो उसने पार्टली यूज्ड इन इंडिया किया है. मैंने उसका जवाब दे चुका हूं कि इट इज पार्टली यूज्ड इन इंडिया, proportionate income would be taxable in India. Online also somebody is asking it. I have already addressed it, beta, that proportionately the income would be taxable in India.
अभी देखो क्वेश्चंस आप कर चुके होगे, आई बिलीव ये आंसर है आपके सामने। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले केस में व्हाट हैज हैपेंड इज इट इज पेड बाय गवर्नमेंट। द मोमेंट इट इज पेड बाय गवर्नमेंट इट इज अक्रूड इन इंडिया। सोर्स रूल पे टैक्सेबल हो गया, अक्रूड इन इंडिया है तो टैक्सेबल इन इंडिया है। हालांकि वो यूज्ड आउटसाइड इंडिया था, और अपना जो असेसी वो पेई है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पेई का देखना है, पेई इज अ नॉन रेसिडेंट, तो उसको ये इनकम रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल नहीं, रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल नहीं है, रिसिट रूल पे टैक्सेबल नहीं है, पर सोर्स रूल पे टैक्सेबल है। तो फर्स्ट एग्जांपल सोर्स रूल। सेकंड एग्जांपल जब आप देखोगे तो इट इज पेड बाय अ रेसिडेंट। पेड कोई भी करे, whether it is used in India, if it is used in India it is accrued in India। used in India है, accrued in India है, सोर्स रूल पे टैक्सेबल है। बाकी रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल नहीं है क्योंकि हमारा असेसी पेई है जो कि नॉन रेसिडेंट, और अक्रूड इन इंडिया भी नहीं, रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। थर्ड एग्जांपल में अगेन हमारा असेसी नॉन रेसिडेंट है, तो रेसिडेंस रूल नहीं लगेगा, उसके अलावा रिसिट रूल नहीं लगेगा बिकॉज इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और सोर्स रूल नहीं लगेगा बिकॉज इट इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया। किसी भी रूल पे टैक्सेबल नहीं। पेयर का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना है, पेई का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है। थर्ड एग्जांपल जिनका गलत हुआ, राइट, दिस इज व्हाई यू मस्ट हैव गॉट इट रॉन्ग। फिर उसके अलावा फोर्थ एग्जांपल आरओआर, मेरे ख्याल से बात खत्म, टैक्सेबल ऑन रेसिडेंस रूल। उसके अलावा फिफ्थ एग्जांपल कोई भी रूल में फिट नहीं बैठ रहे हो, not taxable. It is received outside India, you are a non-resident and used outside India. Sixth example, used in India, it is accrued in India. Seventh example, received in India, receipt rule पे taxable, receipt rule पे। के examples थे, that does away with it. Thank you very much. That does away. Thank you.